प्रांत और जनपदों पर अब हमारा आधिपत्य है। हमने उनके राजाओं और अधिपतियों को बंदी बना लिया है तथा उनकी सेनाओं को हमारी सेना में सम्मिलित कर लिया है। यह सुनकर सेल्यूकस का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उसने कहा, बहुत खूब, अब जाकर राजा पुष्यदमन के जनपद पर भी कब्जा जमा लो और उसके बाद मगध का यह समूचा भूभाग हमारा होगा और हम यहीं से मगध की उत्तर पूर्वी सीमा पर आक्रमण करेंगे। उसके बाद पूरा मगध मेरी मुट्ठी में होगा। ये कहते हुए वो एक ठहाका लगाकर हंस पड़ा। यद्यपि सेल्यूकस द्वारा मगध पर आक्रमण करने की बात सुनकर अमात्य को खुश होना चाहिए था, किंतु उसके चेहरे पर असंतोष के भाव थे। उसने कहा, क्षमा कीजिए सेनापति सेल्यूकस, किंतु केवल उत्तर पूर्व की सीमा पर आक्रमण करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि पराजय भी मिल सकती है, क्योंकि मगध का यह भाग ज्यादातर वन क्षेत्र है और मगध के सैनिक इन क्षेत्रों में युद्ध लड़ने में बहुत अभ्यस्त हैं, जबकि आपके ग्रीक सैनिकों को काफी कठिनाई होगी। क्या आप भूल गए कि सिकंदर महान भी इन्हीं जंगलों के कारण सिंध प्रांत पर आक्रमण करने में विफल रहे थे? अमात्य से अपने स्वामी सिकंदर की विफलता के बारे में सुनकर सेल्यूकस की खुशी एक झटके से गायब हो गई। वो अब गुस्से से तिलमिलाते हुए बोला, पहले वाली स्थिति अब बदल चुकी है अमात्य, बल्कि अब तो हमारे पास गांधार की गज सेना भी है जो उन जंगलों को रौंद डालेगी, और फिर भी कोई कमी रही तो मैं अपनी दूसरी बड़ी सेना को भी बुलवा लूंगा, किंतु मगध को तो अब मैं मिट्टी में मिलाकर ही रहूंगा। इसी के साथ उसने अपना घोड़ा एक बार फिर गांधार की दिशा में बढ़ा दिया। अमात्य भी मनी मन झुंझलाता हुआ उसके पीछे पीछे चल दिया, जबकि सेल्यूकस की सेना पुष्यदमन के जनपद पर कब्जा जमाने आगे बढ़ गई। उधर मगध की ओर तेजी से बढ़ रहा चंद्रगुप्त का जहाज अश्वपुर बंदरगाह के निकट पहुंचता जा रहा था। तक्षिका की सेविकाएं अभी भी घायल उग्रसेन के उपचार में जुटी हुई थी। वे थोड़े थोड़े अंतराल पर उसके जख्मों पर औषधीय लेप लगा रही थी, साथ ही कुछ जड़ी बूटियों का सेवन भी उसे करवा रही थी, और इससे उग्रसेन काफी राहत महसूस कर रहा था। चंद्रगुप्त जहाज के अग्रभाग पर खड़ा हुआ था। वो दूर क्षितिज की ओर खाली आसमान को देखे जा रहा था, और एक ऐसा ही खालीपन उसके अंदर भी था। राजकुमारी नंदिनी अब इस संसार में नहीं है, यह ख्याल उसे इतना व्यथित कर चुका था, इतनी पीड़ा दे चुका था कि अब उसके पास शोक मनाने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। वो जैसे इस संसार से एकदम विरक्त हो चुका था, एकदम भाव शून्य। उससे थोड़ी ही दूरी पर खड़ी हुई हेलेना की भी मन स्थिति कुछ ऐसी ही थी। नंदिनी की मृत्यु के बारे में तो वो पहले से ही जानती थी, किंतु यहां पलाक्ष द्वीप आने के बाद जो कुछ भी हुआ था उससे वह बहुत दुखी थी। चंद्रगुप्त की इस स्थिति के लिए वो अब खुद को दोषी मान रही थी। उसकी वजह से चंद्रगुप्त को कितने संकटों का सामना करना पड़ा था। पहले सेल्यूकस से उसका युद्ध होते होते रह गया, तो फिर अचानक कोलिन पलाक्षद्वीप पहुंच गया, और यदि सही समय पर तक्षिका वहां नहीं पहुंचती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। इधर तक्षिका लगातार चंद्रगुप्त और हेलेना को ही देख रही थी। वो अब उन दोनों के मनोभावों को काफी हद तक समझ भी चुकी थी। सहसा वो चंद्रगुप्त के निकट आते हुए बोली, सम्राट, यदि आप अन्यथा ना लें तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? चंद्रगुप्त ने अपने आप को संयत करते हुए कहा, हां हां, अवश्य। तक्षिका ने अब बिना किसी औपचारिकता से पूछा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है सम्राट कि यह ग्रीक लड़की हेलेना आपसे प्रेम करती है, और शायद आपके मन में भी उसके प्रति आत्मीय भाव है। चंद्रगुप्त ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही सपाट स्वर में कहा, हां तक्षिका, वो मुझसे प्रेम करती है, इसे वो स्वीकार कर चुकी है, मेरे सामने भी और आचार्य के समक्ष भी, किंतु मेरे मन में अब उसके प्रति कोई आत्मीय भाव नहीं है, बल्कि मैं अब उससे घृणा करने लगा हूं। यह सुनकर तक्षिका ने व्यथित स्वर में कहा, नहीं नहीं सम्राट चंद्र, इतने कठोर मत बनिए, और प्रेम का जवाब भला घृणा कैसे हो सकता है? चंद्रगुप्त अब अपने आप को रोक ना सका।
उसने थोड़े ऊंचे स्वर में कहा, वो राजकुमारी नंदिनी की मृत्यु का कारण है। चंद्रगुप्त के कटु शब्द दूर खड़ी हेलेना ने भी सुने। वो अंदर ही अंदर तड़प उठी, किंतु उसने अपने भावों पर नियंत्रण रखा और दूर समुद्र की ओर देखने लगी। तभी तक्षिका ने विरोध भरे स्वर में कहा, नहीं सम्राट, ये आपका सरासर अन्याय है। आप उस निरपराध लड़की को व्यर्थ ही दोषी ठहरा रहे हैं। राजकुमारी नंदिनी की मृत्यु का कारण वो कैसे हो सकती है? उसका दोषी तो वो समुद्री लुटेरा दलपति है। लेकिन चंद्रगुप्त भी तुरंत प्रतिवाद करते हुए कहने लगा, और समुद्री लुटेरा दलपति इस हेलेना के पीछे ही तो यहां आया था, वरना मेरे प्रांत में कभी किसी लुटेरे ने कदम तक नहीं रखा। मेरे होते हुए किसी का इतना साहस नहीं हो सकता था। और इस हेलेना का अपहरण दलपति ने यूनान से किया था, किंतु यह उसके चंगुल से छूटकर कंटकवन चली आई और इसी का पीछा करते हुए वे लुटेरे वहां पहुंच गए, जहां हेलेना के बजाय राजकुमारी नंदिनी उनके हाथ लग गई और वे उसे उठाकर ले गए। यह सुनकर तक्षिका ने कहा, यह तो मात्र संयोग है सम्राट, मैं इसमें हेलेना को दोषी नहीं मान सकती। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सहसा चंद्रगुप्त थोड़े कटु स्वर में बोला, यदि तुम हेलेना को निरपराध मानती हो तो फिर इन सब का दोषी तुम्हारा वो प्रेमी मणिकेतु है, जो राजमहल से नंदिनी का अपहरण करके ले गया था। मणिकेतु का जिक्र आते ही तक्षिका एकाएक भावुक हो गई। एक पल के लिए तो वो मौन रही, फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं सम्राट, मणिकेतु भी इसका दोषी नहीं है। यह ठीक है कि उसने प्रतिशोध के चलते राजकुमारी नंदिनी का अपहरण किया था, किंतु बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। उसने नंदिनी को मुक्त कर दिया था, बल्कि वो उसे वापस मगध लाने को तैयार था, किंतु नंदिनी ने मना कर दिया था। यह सुनकर चंद्रगुप्त एकाएक चौंक उठा। उसने थोड़े अचरज से पूछा, नंदिनी ने वापस जाने से मना कर दिया? क्या अर्थ है इसका? तुम कहना क्या चाहती हो तक्षिका? क्या नंदिनी जानबूझकर मगध नहीं लौटना चाहती थी? तक्षिका ने इनकार करते हुए जवाब दिया, जानबूझकर नहीं सम्राट, बल्कि वो चाहती थी कि आप उसे लेने कंटकवन आते और मणिकेतु को परास्त करके उसे अपने साथ ले जाते, किंतु आप वहां नहीं आए, जबकि मणिकेतु ने आपको चेतावनी दी थी कि यदि दिन का पहला प्रहर बीतने तक आप कंटकवन नहीं आए तो वो नंदिनी का वध कर देगा। इसके बावजूद आप वहां नहीं गए सम्राट। तक्षिका की इन बातों को सुनकर चंद्रगुप्त के मन मस्तिष्क में वो सारी घटना घूमने लगी। उसने अब ग्लानि भरे स्वर में कहा, मैं तब विवश हो गया था, क्योंकि उसी समय आचार्य का एक पुराना शत्रु वेणीशंकर छलपूर्वक आचार्य को अपने साथ राजमहल से ले गया था और मैं एक दुविधा में पड़ गया था कि पहले नंदिनी को लेने कंटकवन जाऊं या फिर आचार्य के प्राण बचाऊं। इसके आगे चंद्रगुप्त और कुछ नहीं कह सका, जबकि तक्षिका ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, और आपने नंदिनी की तुलना में आचार्य को महत्व दिया। दरअसल आपने नंदिनी को उसके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था सम्राट। चंद्रगुप्त के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसे समझ में आने लगा था कि तक्षिका की इन सब बातों का क्या अर्थ है। उसने निराशा भरे स्वर में कहा, हां, यह सही है कि उस समय मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी, किंतु एक सम्राट होने के नाते मेरे कुछ नैतिक दायित्व भी हैं और मगध के शासन को नंदिनी से ज्यादा आचार्य चाणक्य की आवश्यकता थी, इसलिए उनके प्राण बचाना कहीं अधिक महत्वपूर्ण था और मैंने वही किया। इस पर तक्षिका ने मानो एक निष्कर्ष निकालते हुए कहा, सम्राट, या तो राजकुमारी नंदिनी की मृत्यु का दोषी आपका दुर्भाग्य है या केवल आप हैं। इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। यह ग्रीक लड़की हेलेना तो हरगिज नहीं। चंद्रगुप्त अब फिर से मौन हो गया।
जबकि तक्षिका ने हताशा भरे स्वर में आगे कहा, जब मणिकेतु के बहुत समझाने के बाद भी राजकुमारी नंदिनी कंटक वन से वापस मगध लौटने को तैयार नहीं हुई, तो मणिकेतु नंदिनी की सुरक्षा के लिए मेरी सेविकाओं और अपना एक गुप्तचर वहीं छोड़कर रुद्र पहाड़ी की ओर चला गया था। उसके बाद कितनी ही देर नंदिनी आपके वहां आने की प्रतीक्षा करती रही होगी। अचानक कुछ समुद्री लुटेरे वहां पहुंच गए। मणिकेतु का गुप्तचर और मेरी एक सेविका उनसे संघर्ष करते हुए मारे गए, जबकि बाकी सभी सेविकाएं और नंदिनी को उठाकर वे लुटेरे वहां से भाग गए थे। इस पर चंद्रगुप्त ने जैसे अपने आप से ही कहा, उस समय आचार्य वनवासी योद्धाओं को लेकर कंटक वन गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। अन्यथा नंदिनी आज जीवित होती। तभी उसे कुछ याद आया और उसने तक्षिका से पूछा, किंतु तुम्हें ये किसने बताया कि नंदिनी कंटक वन से वापस नहीं लौटना चाहती थी? तक्षिका ने जवाब दिया, खुद मणिकेतु ने मुझे यह सारी कहानी सुनाई थी। स्वयं वो भी नंदिनी को लेकर बहुत चिंतित था और अपने उस कृत्य पर